तो आइए शुरू करते हैं उपन्यास गोदान खंड 25। भोला उधर दूसरी सगाई लाए थे। औरत के बगैर उनका जीवन नीरस था। जब तक झुनिया थी उन्हें हुक्का पानी दे देती थी, समय से खाने को बुला ले जाती थी। अब बेचारे अनाथ से हो गए थे। बहुओं को घर के काम धाम से छुट्टी न मिलती थी। उनकी क्या सेवा सत्कार करती, इसलिए अब सगाई परम आवश्यक हो गई थी। संयोग से एक जवान विधवा मिल गई जिसके पति का देहांत हुए केवल 3 महीने हुए थे। एक लड़का भी था। भोला की लाड टपक पड़ी। झटपट शिकार मार लाए। जब तक सगाई न हुई उसका घर खोद डाला। अभी तक उसके घर में जो कुछ था बहुओं का था। जो चाहती थी करती थी, जैसे चाहती थी रहती थी। जंगी जब से अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था। कामता की बहू ही घर की स्वामिनी थी। 5-6 महीनों में ही उसने 30-40 रुपए अपने हाथ में कर लिए थे। शेर आध शेर दूध दही चोरी से बेच लेती थी। अब स्वामिनी हुई उसकी सौतेली सास। उसका नियंत्रण बहू को बुरा लगता था और आए दिन दोनों में तकरार होती रहती थी। यहाँ तक कि औरतों के पीछे भोला और कामता में भी कहासुनी हो गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि अलगोजे की नौबत आ गई। और यह नीति सनातन से चली आई है कि अलगोजे के समय मारपीट अवश्य हो। यहाँ उस रीति का पालन किया गया। कामता जवान आदमी है। भोला का उस पर जो कुछ दबाव था वह पिता के नाते था, मगर नई स्त्री लाकर बेटे से आदर पाने का अब उसे कोई हक न रहा था। कम से कम कामता इसे स्वीकार न करता था। उसने भोला को पटक कर कई लातें जमाई और घर से निकाल दिया। घर की चीज़ें न छूने दी। गांव वालों में भी किसी ने भोला का पक्ष न लिया। नई सगाई ने उन्हें नक्कू बना दिया था। रात को उन्होंने किसी तरह एक पेड़ के नीचे काटी। सुबह होते ही नोखेराम के पास जा पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। भोला का गांव भी उन्हीं के इलाके में था और इलाके भर के मालिक मुखिया जो कुछ थे वही थे। नोखेराम को भोला पर तो क्या दया आती, पर उनके साथ एक चटपटी रंगीली स्त्री देखी तो चटपट आश्रय देने को राजी हो गए। जहां उनकी गायें बनती थी वहीं एक कोठरी रहने को दे दी। अपने जानवरों की देखभाल सानी भूसे के लिए उन्हें एकाएक एक जानकार आदमी की जरूरत मालूम होने लगी। भोला को 3 रुपया महीना और शेर भर रोजाना पर नौकर रख लिया। नोखेराम नाटे मोटे खलवाट लंबी नाक और छोटी छोटी आंखों वाले सांवले आदमी थे। बड़ा सा पगड़ बांधते, नीचा कुर्ता पहनते और जाड़ों में लिहाफ ओढ़कर बाहर आते जाते थे। उन्हें तेल की मालिश कराने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए उनके कपड़े हमेशा मैले चिकट रहते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था। 7 भाई और उनके बाल बच्चे भी सभी उन्हीं पर आश्रित थे। उस पर स्वयं उनका लड़का 9वें दर्जे का अंग्रेजी पढ़ता था और उसका बबुआई ठाठ निभाना कोई आसान काम न था। राय साहब से उन्हें केवल 12 रुपये वेतन मिलता था, मगर खर्च 100 रुपये से कौड़ी कम न था। इसलिए असामी किसी तरह उनके चंगुल में फंस जाए तो बिना उसे अच्छी तरह चूसे न छोड़ते थे। पहले 6 रुपये वेतन मिलता था तब असामियों से इतनी नोच खसोट न करते थे। जब से 12 रुपये हो गए हैं तब से उनकी तृष्णा और भी बढ़ गई थी। इसलिए राय साहब उनकी तरक्की न करते थे। गांव में और भी तो सभी किसी न किसी रूप में उनका दबाव मानते थे। यहाँ तक कि दातादीन और झिंगुरी सिंह भी उनकी खुशामद करते थे। केवल पटेश्वरी उनसे ताल ठोकने को हमेशा तैयार रहते थे। नोखेराम को अगर यह जोम था कि हम ब्राह्मण हैं और कायस्थों को उंगली पर नचाते हैं, तब पाटेश्वरी को भी घमंड था कि हम कायस्थ हैं, कलम के बादशाह। इस मैदान में कोई हमसे क्या बाजी ले जाएगा। फिर वह जमींदार के नौकर नहीं, सरकार के नौकर हैं, जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता। नोखेराम अगर एकादशी को व्रत रखते हैं और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो पटेश्वरी हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनेंगे और 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। जब से उनका जेठा लड़का सजावल हो गया था, नोखेराम इस ताक में रहते थे कि उनका लड़का किसी तरह 10वां पास कर ले तो उसे भी कहीं नकल नवीसी दिला दें। इसलिए हुकाम के पास फसली सौगातें लेकर बराबर सलामी करते रहते थे। एक और बात में पटेश्वरी उनसे बढ़े हुए थे। लोगों का ख्याल था कि वह अपनी विधवा कहारिन को रखे हुए हैं। अब नोखेराम को भी अपनी शान में यह कसर पूरी करने का अवसर मिला जान पड़ा। भोला को ढाढ़स देते हुए बोले, तुम यहाँ आराम से रहो भोला, किसी बात का खटका नहीं। जिस चीज़ की जरूरत हो हमसे आकर कहो। तुम्हारी घरवाली है, उसके लिए भी कोई न कोई काम निकल आएगा। बखारों में अनाज रखना निकालना
पछोरना फटकना क्या थोड़ा काम है। भोला ने अर्ज की, सरकार एक बार कामता को बुलाकर पूछ लो, क्या बाप के साथ बेटे का यही सलूक होना चाहिए। घर हमने बनवाया, गाय भैंसें हमने ली, अब उसने सब कुछ हथिया लिया और हमें निकाल बाहर किया। यह अन्याय नहीं तो क्या है। हमारे मालिक तुम ही हो, तुम्हारे दरबार से इसका फैसला होना चाहिए। नोखेराम ने समझाया, भोला तुम उससे लड़कर पेश न पाओगे, उसने जैसा किया है उसकी सजा उसे भगवान देंगे। बेईमानी करके कोई आज तक फलीभूत हुआ है। संसार में अन्याय न होता तो इसे नरक क्यों कहा जाता। यहाँ न्याय और धर्म को कौन पूछता है। भगवान सब देखते हैं, संसार का रत्ती रत्ती हाल जानते हैं। तुम्हारे मन में इस समय क्या बात है यह उनसे न छिपा है, इसी से तो उन्हें अंतर्जामी कहते हैं। उनसे बचकर कोई कहाँ जाएगा। तुम चुप होकर बैठो, भगवान की इच्छा हुई तो यहाँ तुम उससे बुरे न रहोगे। यहाँ से उठकर भोला ने होरी के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया। होरी ने अपनी बीती सुनाई। लड़कों की आजकल कुछ न पूछो भोला भाई, मर मर कर पालो, जवान हो तो दुश्मन हो जाए। मेरे ही गोबर को देखो, माँ से लड़कर गया और सालों हो गए, न चिट्ठी न पत्तर उसके लिखे तो माँ बाप मर गए। बिटिया का ब्याह सिर पर है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। खेत रेहन रखकर 200 रुपये लिए हैं, इज्जत आबरू का निबाह तो करना ही होगा। कामता ने बाप को निकाल बाहर तो किया, लेकिन अब उसे मालूम होने लगा कि बुढ़ा कितना कामबाजी आदमी था। सवेरे उठकर सानी पानी करना, दूध दूहना, फिर दूध लेकर बाजार जाना, वहाँ से आकर फिर सानी पानी करना, फिर दूध दूहना। एक पखवाड़े में उसका हुलिया बिगड़ गया। स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री ने कहा, मैं जान देने के लिए तुम्हारे घर नहीं आई हूँ, मेरी रोटी तुम्हें भारी हो तो मैं अपने घर चली जाऊँ। कामता डरा, यह कहीं चली जाए तो रोटी का ठिकाना भी न रहे, अपने हाथ से ठोकना पड़े। आखिर एक नौकर रखा, लेकिन उससे काम न चला। नौकर खली भूसा चुरा चुरा कर बेचने लगा, उससे अलग किया। फिर स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री रूठ कर मैके चली गई। कामता के हाथ पांव फूल गए। हार कर भोला के पास आया और चिरौरी करने लगा, दादा मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई क्षमा करो, अब घर चरकल संभारो, तुम जैसे रखोगे वैसे ही रहूँगा। भोला को यहाँ मजदूरों की तरह रखना अखर रहा था। पहले महीने 2 महीने उसकी जो खातिर हुई वह अब न थी। नोखेराम कभी कभी उसे चिल्लम भरने या चरपाई बिछाने को भी कहते थे। तब बेचारा भोला जहर का घूंट पीकर रह जाता था। अपने घर में लड़ाई दंगा भी हो तो किसी की टहल तो न करनी पड़ेगी। उसकी स्त्री नोहरी ने यह प्रस्ताव सुना तो ऐंठ कर बोली, जहाँ से लात खा कर आए वहीं फिर जाओगे, तुम्हें लाज भी नहीं आती। भोला ने कहा, तो यहीं कौन सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ। नोहरी ने मटक कर कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाती। भोला जानता था नोहरी विरोध करेगी। इसका कारण भी वह कुछ कुछ समझता था, कुछ देखता भी था। उसके यहाँ से भागने का एक कारण यह भी था, यहाँ उसकी तो कोई बात न पूछता था, पर नोहरी की बड़ी खातिर होती थी। प्यादे और शहरनी तक उसका दबाव मानते थे। उसका जवाब सुनकर भोला को क्रोध आया, लेकिन करता क्या। नोहरी को छोड़कर चले जाने का साहस उसमें होता तो नोहरी भी झक मारकर उसके पीछे पीछे चली जाती। अकेले उसे यहाँ अपने आश्रय में रखने की हिम्मत रोखेराम को न थी। वह टट्टी की आड़ में शिकार खेलने वाले जीव थे, मगर नोहरी भोला के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। भोला मिन्नत करके बोला, देख नोहरी, दीख मत कर, अब तो वहाँ बहुएं भी नहीं हैं, तेरे ही हाथ में सब कुछ रहेगा। यहाँ मजूरी करने से बिरादरी में कितनी बदनामी हो रही, यह सोच। नोहरी ने ठेंगा दिखाकर कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ। तुम्हें बेटे की लातें प्यारी लगती होंगी, मुझे नहीं लगती। मैं अपनी मजदूरी में मगन हूँ। भोला को रहना पड़ा और कामता अपनी स्त्री की खुशामद करके उसे मना लाया। इधर नोहरी के विषय में कनबतियाँ होती रहीं। नोहरी ने आज गुलाबी साड़ी पहनी है, अब क्या पूछना है, चाहे रोज एक साड़ी पहने। सैया भये कोतवाल, अब डर काहे का। भोला की आंखें फूट गई हैं क्या। शोभा बड़ा हंसोड़ था, सारे गांव का विदूषक, बल्कि नारद। हर एक बात की टोह लगाता रहता था। एक दिन नोहरी उसे घर में मिल गई, कुछ हंसी कर बैठा। नोहरी ने नोखेराम से जड़ दिया। शोभा की चौपाल में तलबी हुई और ऐसी डांट पड़ी कि उम्र भर न भूलेगा। एक दिन लाला पटेश्वरी प्रसाद की शामत आ गई। गर्मियों के दिन थे, लाला बगीचे में बैठे आम तोड़वा रहे थे। नोहरी बनी ठनी उधर से निकली। लाला ने पुकारा, नोहरी रानी इधर आओ, थोड़े से आम लेती जाओ, बड़े मीठे हैं। नोहरी को भ्रम हुआ, लाला मेरा उपहास कर रहे हैं। उसे वो घमंड होने लगा था। वह चाहती थी लोग उसे जमींदारी समझें और उसका सम्मान करें। घमंडी आदमी प्रायः शक्की हुआ करता है, और जब मन में चोर हो तो शक्कीपन और भी बढ़ जाता है। वह मेरी ओर देखकर क्यों हंसा। सब लोग मुझे देखकर जलते हैं।
मैं किसी से कुछ मांगने नहीं जाती। कौन बड़ी सतवंती है, जरा मेरे सामने आए तो देखूं। इतने दिनों में नोहरी गांव के गुप्त रहस्यों से परिचित हो चुकी थी। यही लाला कहारिन को रखे हुए हैं और मुझे हंसते हैं। इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, बड़े आदमी है ना। नोहरी गरीब है, जात की हेठी है, इसलिए सभी उसका उपहास करते हैं। और जैसा बाप है वैसा ही बेटा। इन्हीं का रमेश्वरी तो सिलिया के पीछे पागल बना फिरता है। चमारियों पर तो गिद्ध की तरह टूटते हैं, पर उसका दावा है कि हम ऊंचे हैं। उसने वहीं खड़े होकर कहा, तुम दानी कब से हो गए लाला? पाओ तो दूसरों की थाली की रोटी उड़ा जाओ। आज बड़े आम वाले हुए हैं। मुझसे छेड़ की तो अच्छा न होगा, कह देती हूँ। ओहो, इस अहिरन का इतना मिजाज! नोखेराम को क्या फांस लिया? समझती है सारी दुनिया पर उसका राज है। बोले, तू तो ऐसी तिनक रही है नोहरी, जैसे अब किसी को गांव में रहने न देगी। जरा जबान संभाल कर बातें किया कर। इतनी जल्द अपने को न भूल जा। तो क्या तुम्हारे द्वार पर कभी भीख मांगने आई थी? नोखेराम ने छाह न दी होती तो भीख भी मांगती। नोहरी को लाल मिर्च सा लगा। जो कुछ मुंह में आया बका। दाढ़ी जार, लंपट, मुंह झौंसा और ना जाने क्या क्या कहा। और उसी क्रोध में भरी हुई कोठरी में गई और अपने बर्तन भाड़े निकाल निकाल कर बाहर रखने लगी। नोखेराम ने सुना तो घबराए हुए आए और पूछा, वह क्या कर रही है रे नोहरी? कपड़े लत्ते क्यों निकाल रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या? नोहरी मर्दों को नचाने की कला जानती थी। अपने जीवन में उसने यही विद्या सीखी थी। नोखेराम पढ़े लिखे आदमी थे, कानून भी जानते थे, धर्म की पुस्तकें भी बहुत पढ़ी थी, बड़े बड़े वकीलों बैरिस्टरों की जूतियां सीधी की थीं, पर इस मूर्ख नोहरी के हाथ का खिलौना बने हुए थे। भौहें सिकोड़ कर बोली, समय का फेर है, यहाँ आ गई, लेकिन अपनी आबरू न गंवाऊंगी। ब्राह्मण सतेज हो उठा, मुझे खड़ी करके बोला, तेरी ओर जो ताके उसकी आंखें निकाल लूं। नोहरी ने लोहे को लाल करके धन जमाया। लाला पटेश्वरी जब देखो मुझसे विवाद किया करते हैं। मैं हरजाई थोड़ी ही हूँ कि कोई मुझे पैसे दिखाए। गांव भर में सभी औरतें तो है, कोई उनसे नहीं बोलता, जिसे देखो मुझी को छेड़ता है। नोखेराम के सिर भूत सवार हो गया। अपना मोटा डंडा उठाया और आंधी की तरह हरहराते हुए बाग में पहुंचे और पहुंच कर लगे ललकारने, आ जा बड़ा मर्द है तो मूछें उखाड़ लूंगा, खोद कर गाड़ दूंगा। निकाला सामने। अगर फिर कभी नोहरी को छेड़ा तो खून पी जाऊंगा। सारी पटवागिरी निकाल दूंगा। जैसा खुद है वैसा ही दूसरों को समझता है। तू है किस घमंड में? लाला पटेश्वरी सिर झुकाए दम साधे जड़वत खड़े थे। जरा भी जबान खोली और शामत आई। उनका इतना अपमान जीवन में कभी न हुआ था। एक बार लोगों ने उन्हें ताल के किनारे रात को घेर कर खूब पीटा था, लेकिन गांव में उसकी किसी को खबर न हुई थी, किसी के पास कोई प्रमाण न था। लेकिन आज तो सारे गांव के सामने उनकी इज्जत उतर गई। कल जो औरत गांव में आश्रय मांगती थी, आज सारे गांव पर उसका आतंक है। अब किसकी हिम्मत है जो उसे छेड़ सके? जब पटेश्वरी कुछ नहीं कर सके तो दूसरों की क्या बिसात। अब नोहरी गांव की रानी थी। उसे आते देखकर किसान लोग उसके रास्ते से हट जाते थे। यह खुला हुआ रहस्य था कि उसकी थोड़ी सी पूजा करके नोखेराम से बहुत काम निकल सकता था। किसी को बंटवारा कराना हो, लगान के लिए मोहलत मांगनी हो, मकान बनाने के लिए जमीन की जरूरत हो, नोहरी की पूजा किए बगैर उसका काम सिद्ध नहीं हो सकता। कभी कभी यह अच्छे अच्छे असामियों को डांट देती थी। असामी नहीं, अब कारकुन साहब पर भी रोब जमाने लगी थी। भोला उसके आश्रित बनकर न रहना चाहते थे। औरत की कमाई खाने से ज़्यादा अधम उनकी दृष्टि में दूसरा काम न था। उन्हें कुल 3 रुपये माहवार मिलते थे, यह भी उनके हाथ न लगते। नोहरी ऊपर ही ऊपर उड़ा लेती। उन्हें तम्बाकू पीने का धेला मैसर नहीं, और नोहरी 2 आने रोज के पान खा जाती थी। जिसे देखो वही उन पर रोब जमाता था। प्यादे उससे चिल्लम भरवाते, लकड़ी कटवाते। बेचारा दिन भर थका हारा आता और द्वार पर पेड़ के नीचे झिलंगे खाट पर पड़ा रहता। कोई एक लुटिया पानी देने वाला भी नहीं। दोपहर की बासी रोटियां रात को खानी पड़ती, और वो भी नमक या पानी के साथ। आखिर हार कर उसने घर जाकर कामता के साथ रहने का निश्चय किया। कुछ ना होगा, एक टुकड़ा रोटी तो मिल ही जाएगा। अपना घर तो है। नोहरी बोली, मैं वहाँ किसी की गुलामी करने ना जाऊंगी। भोला ने जी कड़ा करके कहा, तुम्हें जाने को तो मैं नहीं कहता, मैं तो अपने को कहता हूँ। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? कहते लाज नहीं आती? लाज तो घोल कर पी गया, लेकिन मैंने तो अपनी लाज नहीं पी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तू अपने मन की है, तो मैं तेरी गुलामी क्यों करूं? पंचायत करके मुंह में कालिख लगा दूंगी, इतना समझ लेना। क्या अभी कुछ कम कालिख लगी है? क्या अभी मुझे धोखे में रखना चाहती है? तुम तो ऐसा ताव दिखा रहे हो जैसे मुझे रोज गहनों पे ही गढ़वाते हो। तो यह नोहरी किसी का ताव सहने वाली नहीं है। भोला झल्ला कर उठे।
और सिरहाने से लकड़ी उठाकर चले कि नोहरी ने लपक कर उनका पहुंचा पकड़ लिया। उसके बलिष्ठ पंजों से निकलना भोला के लिए मुश्किल था। चुपके से कैदी की तरफ बैठ गए। एक जमाना था जब वह औरतों को उंगलियों पर नचाया करते थे। आज वह एक औरत के करपाश में बंधे हुए हैं और किसी तरह निकल नहीं सकते। हाथ छुड़ाने की कोशिश करके वह पर्दा नहीं खोलना चाहते। अपनी सीमा का अनुमान उन्हें हो गया है, मगर वह क्यों उससे निडर होकर नहीं कह देते कि तू मेरे काम की नहीं है, मैं तुझे त्यागता हूँ। पंचायत की धमकी देती है। पंचायत क्या कोई हौवा है? अगर तुझे पंचायत का डर नहीं तो मैं क्यों पंचायत से डरूं? लेकिन यह भाव शब्दों में आने का साहस न कर सकता था। नोहरी ने जैसे उन पर कोई वशीकरण डाल दिया हो। उपन्यास गोदान का आगे का भाग खंड 26 में